हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दूसरा पेपर था चौथे से छठवां यूनिट का, 40 मिनट का था। 40 मिनट में भी ना तो 3 मिनट आपको मैंने ज्यादा दिया था। कायदे से आपको 1.8 मिनट मिलता है 1 मार्क के लिए, बरोबर है। 1.8 मिनट मिलता है 1 मार्क के लिए। उस हिसाब से 21 मार्क्स के लिए मैंने 40 मिनट दिया था। टाइम से हुआ था पेपर। पहले हो गया था तो बहुत अच्छी बात। अगर पहले हो रहा है मतलब आप बिफोर चल रहे हो टाइम पे। और इसके पहले वाला वो थोड़ा सा टाइम लगा होगा, ठीक है। चलिए, ये यूनिट 4 से ये 6 तक है। पहला वाला अपन ने 3 यूनिट का किया था। इस पे सबसे पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको इससे अंदाजा लगेगा कि ये उसके ऊपर बेस्ड है, पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर। याद आ रहा है, जो पर्सनल स्किल पे है। और एकदम स्पेसिफिकली बोलूं तो इस पे 2 सेक्शन लगते हैं, एक सेक्शन नंबर 38 और 39। 38 भी नहीं लगता, इस पे 39 लगता है। 39 जो कि स्पेसिफिकली बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस या तो नॉन परफॉर्मेंस की। याद आ रहा है, जिसपे ये बोलता है कि वेयर द प्रोमिस इज रेडी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसर, बट द प्रोमिसर ईदर रिफ्यूजेस और डिसेबल हिमसेल्फ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली। उस पर 3 राइट मिलते हैं प्रोमिसी को। या तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दो, या तो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली कंसेंट करो कंटिन्यूएंस के लिए, और तीसरा होता है कि चाहे तुम एंड करो चाहे तुम कंटिन्यू करो, डैमेज तुमको दोनों ही केस पे मिलता है। याद आ रहा है क्या? अरे क्या तुम मेरे साथ हो? अब जस्ट ये तो मैंने प्रोविजन डायरेक्ट बोल दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जैसे ये मोहतरमा कह रही थी कि मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि सेक्शन कौन सा लगता है, इस पे कंफ्यूज होने वाली कोई चीज तुमको लगी क्या? तुमको सबको समझा ना? मैडम आपको क्या दिक्कत थी? इस पे समझ में आ रहा था ना? सारी चीजें समझ में आ रहा था कि नहीं? हाँ, तो इस पे कंफ्यूज होने वाली दिक्कत ही नहीं। अगर आपको प्रोविजन याद है बहुत अच्छे से तो आप समझ जाओगे। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि शीना एक क्लासिकल डांसर है। उसने शीतल विद्या मंदिर के साथ 60 डेज डांस परफॉर्मेंस का क्या किया है? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको हर वीकेंड परफॉर्म करना था, एवरी वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे, और उसको हर परफॉर्मेंस का कितना मिलता? 10,000। लेकिन कुछ महीने बाद वो एब्सेंट हो गई बिना बताए, क्योंकि उसके कुछ पर्सनल रीजन थे। अरे हाँ कि ना? अब अपने को बोल रहा है कि बताओ क्या मैनेजमेंट जो है उसके पास राइट है क्या टर्मिनेट करने का? ये पहला ही राइट दिया है। अगर तुम देखोगे तो पहले तो सिचुएशन है, सिचुएशन के बाद ये इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और पार्ट परफॉर्मेंस। क्या वो कर सकते हैं टर्मिनेट? द आंसर इज यस। फिर बोल रहा है जो मैनेजमेंट है ऑफ शीतला विद्या मंदिर इन्फॉर्म शीना अबाउट हिज कंटिन्यूएंस, कैन द मैनेजमेंट स्टिल रिसाइन? तो बोला था कि अगर कंटिन्यू कर लियो तो फिर रिसाइन नहीं कर सकते, लेकिन चाहे तुम कंटिन्यू करो चाहे एंड करो, डैमेज तुम दोनों ही केस में मांग सकते हो। अब बोल रहा है क्या वो डैमेज मांग सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्रीच अबव केस में? तो बोले हाँ, चाहे टर्मिनेट करो चाहे कंटिन्यू करो, डैमेज तो एनी केस में आपको मिलना ही है। प्रश्न आता है कि चलो आपने सिचुएशन में इसको बैठा लिया, आपने इसको लिखा कैसे है? हाँ, क्योंकि आप अभी आंसर शीट नहीं लाए हो। कैसे लिखा था आप लोगों ने? पहले क्या डाला, हेडिंग क्या डाली, सेक्शन कोड किया कि नहीं किया, कितने पॉइंट में था, क्या कंक्लूजन था? दिखाइए, किसी ने अगर लिखा हुआ है तो दिखाइए मुझे। चलिए, जैसे कनिष्का जी का पेपर है मेरे पास, और कनिष्का जी के हिसाब से इनने 39 कोड तो किया है। राइटिंग बड़ी नीट है, देखो एकदम से प्रिंट किया हुआ है, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। एज पर सेक्शन 39 प्रोवाइड्स दैट पार्ट परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोमिसी टू द थर्ड पार्टी हु इज परफॉर्मेंस। बस राइटिंग ही अच्छी है, ठीक है। बाकी अब क्या लिखे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। प्रोविजन में लिखा है कि प्रोमिसी इज रेडी टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस परफॉर्म बाय द थर्ड प्रोमिसर। कहां है बेटा थर्ड प्रोमिसर? ये रट क्या ही आंसर, बुलसाई के थर्ड एडिशन में वो वाला आंसर था ना, डीजे वाला, वो डीजे वाले को रट क्या ही है और उसको लिख के ले ली है। बराबर है क्या? ये आंसर बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। एक जगह यस है, हाँ, दूसरा वाला आंसर सही है और तीसरा वाला भी सही है, लेकिन प्रोविजन कुछ भी लिखा हुआ है, प्रोविजन नहीं होने में मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें तेरे को 2 मार्क्स दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी बात। 1 मार्क्स देगा क्योंकि कंक्लूजन सही है बट प्रोविजन एकदम गलत है। लाइए उसका पेपर लाइए। चलिए, और किसी का है क्या आंसर? अपने हैंड राइटिंग को छोड़ो।
As per section 39, where the promisee is ready to accept the performance but promisor either refuses to perform or disable himself from performing his promise, then promisee has the right to rescind the contract. If promisee signifies his willingness for continuance, बेटा continuous क्या होता है, performance, then he cannot resign. resign की स्पेलिंग गलत है, 2 मार्क्स तेरे यहीं काट लेगा, 2 स्पेलिंग एक ही बार में गलत हो गई है. The contract afterward, in this case promisee is entitled for damages for any loss from promisor. इन दिस केस नहीं, इन ईदर ऑफ द केस. इन ईदर ऑफ द केस मतलब चाहे तुम टर्मिनेट करो चाहे तुम कंटिन्यू करो, डैमेज के हकदार तो फिर भी रहोगे. तो छोटी छोटी गलती, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर बोल रहा है इफ द मैनेजमेंट हैज राइट टू टर्मिनेट. ओके, इन द गिवन केस इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतला विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वेश्चन ही उतार दिए पूरा, आंसर लिखी ही नहीं है. दूसरा, if the management of Shitla Vidya Mandir informs Sheena about it continues, then the management of Shitla Vidya Mandir cannot resign the contract. ये सही है. Yes, the provision of Shitla Vidya Mandir can claim damage that they have suffered because of the breach of contract. बीच बीच में फ्रेमिंग बिल्कुल गलत है. 4 मार्क्स में 1.5 से 2 मार्क्स तेरे को भी मिलने वाले, क्योंकि 2 जगह स्पेलिंग मिस्टेक, एक जगह कंक्लूजन पूरा गलत, और दूसरा का जो कंक्लूजन भी है वो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारते हैं. इफ लगाने की जरूरत ही नहीं ना बेटा. इफ तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तुम भी इफ कर रहे हो, बरोबर है क्या. इस पे 1 से 1.5 मार्क्स ही अपने को मिलने वाले हैं. सही तरीका लिखने का जो रहेगा वो लिखिए, पकड़िए. सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे. अच्छा, हेडिंग में भी अपने को कौन सी हेडिंग डालनी ये समझिएगा. अगर आपको सेक्शन 39 सही सही याद है तो वैसे हमने प्यार से सेक्शन 39 को क्या पढ़ा था, पार्ट परफॉर्मेंस या तो नॉन परफॉर्मेंस. कैसा नॉन परफॉर्मेंस, कब, जब तुम बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करते. और पार्ट परफॉर्मेंस ये वाला जिसमें कुछ समय तुम आए लेकिन कुछ समय तुम नहीं आए. क्या तुम मेरे साथ हो. एक्चुअल में सेक्शन का नाम है इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर. यही है ना. सेक्शन का नाम एक्चुअली क्या है, 38 में है इफेक्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस. 39 में क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. अरे हाँ, यही है सेक्शन. तो आप चाहे इसको इफेक्ट लिखो, आप चाहे इसको स्लैश करके पार्ट परफॉर्मेंस लिखो, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस लिखना गलत हो जाएगा. उसने परफॉर्म किया है. तो आप पहले हेडिंग डालोगे सेक्शन नंबर 39. सेक्शन नंबर 39, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर. ठीक है, स्लैश करके आप इसको पार्ट परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो. ठीक है, स्लैश करके इसको आप पार्ट परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो. ठीक है, रुद्रा बेटा तेरा आंसर दिखाना मुझे, पास कर बेटा कनिष्का. ठीक है, अब इसमें अगर आपको पता होगा तो डिफॉल्ट कौन करता है, प्रोमिसर डिफॉल्ट करता है, बराबर है क्या. तो आपने हेडिंग डाल दी, पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, वेयर द प्रोमिसी इज रेडी, where the promisee is ready and willing to accept the performance from the promisor, but the promisor either refuse to perform, but the promisor either refused to perform or disabled himself from performing his promise, or disabled himself from performing his promise to the performance of contract, ठीक है. फुल स्टॉप करके एक लाइन छोड़ दीजिएगा. और अगर आप देखेंगे तो ये प्रोविजन में आपने एक्चुअल में सिचुएशन बताई है. क्या सिचुएशन, कि भैया जो प्रोमिसी है ना वो रेडी है परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन जो प्रोमिसर है ना वो क्या कर रहा है, या तो रिफ्यूज या तो अपने आप को क्या कर लिया, डिसेबल. अगर तुम देखोगे तो वहां पे पर्सनल रीजन लिखा हुआ है. अरे हाँ, रिफ्यूज तो नहीं है ना, क्या हो गया, डिसेबल. इसका मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आदित्य की शादी है 30 तारीख को और 25 तारीख को किसी और से शादी कर लेता है, तो 30 तारीख वाली शादी को निभा पाएगा क्या,
यानी कि 30 तारीख वाली शादी के लिए अपने आप को क्या कर लिया, डिजेबल। एक ही शादी अलाउड है, अरे हाँ कि ना। तो ये सिचुएशन आपने लिखी। अब सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए, प्रोविजन के लिए सेकंड पॉइंट एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इन सच अ सिचुएशन, या तुम इन सच सिचुएशन या इन सच सर्कमस्टांसेस ऐसे लिख सकते हो। इन सच सिचुएशन स्लैश करके इन सच सर्कमस्टांसेस भी लिख सकते हो, कॉमा करके लिखिएगा द प्रोमिसी may exercise, the promisee may exercise the following rights, the promisee may exercise the following rights। अब फॉलोइंग राइट्स के अंदर आप ए बी सी करके 3 चीज लिखोगे। द promisee may exercise the following rights। अब पॉइंट नंबर ए, promisee may put an end to the contract, promisee may put an end to the contract। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, promisee may consent, promisee may consent for the continuance of the contract, promisee may consent for the continuance of the contract either expressly or impliedly, promisee may consent to the continuance of the contract either expressly or impliedly। याद आ रहा है कुछ? मैंने तुमको इस पे एग्जांपल दिया था कि डीजे वाला था, सॉरी गाना गाने वाला था, हफ्ते भर में 3 हफ्ते आया, चौथे हफ्ते में छुट्टी, 5वें में छुट्टी, 6वें में छुट्टी, 8वें में आके गाना गा रहा था, तो मैनेजर मुंह से गाली बस बक रहा था, लेकिन मना नहीं किया कि गा मत, बड़बड़ कर रहा था। यानी कि इंप्लाइडली वो क्या कर रहा है, कंसेंट दे रहा है कि तू कंटिन्यू कर ले। तीसरा, इन बोथ द अबव केसेस, इन बोथ द अबव केसेस, कॉमा, इन बोथ द अबव केसेस, कॉमा, द promisee is entitled to claim damages, the promisee is entitled to claim damages। बरोबर है। अब तुमको देखो 3 सिचुएशन दिया है, तीनों में तुम्हारे आंसर आ गए। अब तुम लिखोगे एक लाइन छोड़ के, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। बैटरी डाउन हो गई उसकी, तुम लिखना शुरू करो। इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, सबसे पहला पूछ रहा था शीतला विद्या मंदिर टर्मिनेट कर सकता है क्या, तो इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, पॉइंट नंबर ए जो पहला क्वेश्चन था, शीतला विद्या मंदिर, शीतल विद्या मंदिर है, हाँ जो भी है, जो भी विद्या मंदिर है यार, डैश क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ना क्वेश्चन, डैश विद्या मंदिर हैज द राइट to terminate the contract, has the right to terminate the contract। ठीक है, सेकेंड वाले को, इफ शीतल विद्या मंदिर, बी वाला पॉइंट, इफ शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड शीना, इफ शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड शीना about the continuance of the contract, about the continuance of the contract, about the continuance of the contract, full stop, in that case management cannot rescind the contract after a month, in that case management cannot rescind the contract after a month, on this ground subsequently, on this ground subsequently, इस ग्राउंड में कि भाई तुम एब्सेंट हुए, इस ग्राउंड में वापस से तुमको छोड़ने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए वो बोल नहीं सकते।
बराबर है क्या? लास्ट पॉइंट बोले वो डैमेज मांग सकता है क्या, तो वहां पे लिखिए शीतल विद्या मंदिर कैन क्लेम डैमेजेस in both the cases, in both the cases. बरोबर है, ऐसा लिखोगे तो अपने को 4 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रही है क्या बात? अब मेरे ख्याल से आप खुद जज कर पा रहे हो कि आपने कैसे लिखा होगा और ये कैसे लिखना था। अच्छा तुम देखोगे तो कोई मैंने एकदम हाई फंडू रॉकेट लैंग्वेज यूज नहीं की, बड़ा सिंपल सिंपल यूज, बट जहां प्रोमिसी लिखना था, जहां पे कंसेंट, इधर एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इंटाइटल्ड, ये सारे कीवर्ड है आपको लिखने पड़ेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका तो बुलसाई में भी आंसर है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं। ये वाला आंसर मैं तुमको करवा ही चुका हूं जब क्वेश्चन ही करवाया था। ये सेक्शन 73 का है, मेरे ख्याल से तुम्हारे बुक में भी है। ठीक है कि भाई इस पे ये पूछा था कि क्या पर्सनल इनकन्वीनियंस जो हुआ उसके लिए खर्चा मिलेगा, होटल का खर्चा मिलेगा, लेकिन मेडिकल का खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट लॉस है, वो डायरेक्ट नहीं है, रिमोट लॉस है। सेक्शन 73 के अंदर अपन ने इसको कवर करके लिया था, ये भी 31 के अंदर कवर है। तुम्हारे बुलसाई 4th एडिशन में दिया हुआ है, 6th यूनिट का पहला क्वेश्चन है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। यहां पे ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम कैसे लिखोगे पता चल सकता है। और ये यहां पे एक है रामास्वामी वाला, ये वाला क्वेश्चन नया है तुम्हारे लिए, ये तुमने कभी भी किया नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, रामास्वामी है, अरे है चेन्नई का, ऑर्डर करता है शाह ऑफ अहमदाबाद फॉर सप्लाई ऑफ उड़ीद दाल ऑन 10th नवंबर। क्या तुम मेरे साथ हो? एट अ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ रुपीज कितना, 40 रुपए। द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स विद इन अ मंथ टाइम, विद इन अ मंथ टाइम यानी कि 1 महीने के अंदर करना है, यानी कि आज 10 नवंबर है तो 10 दिसंबर तक करना है, 9 दिसंबर तक। 4 दिसंबर को मिस्टर शाह लिखते हैं स्वामी को कि भाई जो उड़ीद दाल का प्राइस है ना स्काई रॉकेट हो रहा है। स्काई रॉकेट यानी कि जहां पे हमने बात की थी 40 के भी 50 का हो गया है, और वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा इस प्राइस में। हमने तो 40 पे एग्री किया था, वो कितना बोल रहा है, 50 हो जा रहा है, तो बोले बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं 40 में तो सप्लाई कर नहीं पाऊंगा। अब प्राइस ऑफ उड़ीद दाल जब 9 को था ना, 9 को कितना हो गया, 53 रुपए। आपको रामास्वामी को एडवाइस करना है कि क्या कर सकता है रामास्वामी। पहले तो आप ये समझो कि कौन से सेक्शन में सिचुएशन कवर होगी। 39 में, तुमको नहीं लगता 39 जो है वो ऐसा होता है कि जहां पे प्रॉमिस ही रेडी है, रेडी मान लो ये भी है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि तुम इसको अगर ब्रीच में देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेट्स बताई हुई है, बताया है, बोले कि उसको 9 तारीख को क्या करना था, परफॉर्म, लेकिन 4 को ही क्या लिख के बोल दिया कि परफॉर्म नहीं करूंगा। और एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या, जब पार्टी ड्यू डेट के पहले अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर देती है कि या तो मैं रिफ्यूज कर रही हूं या तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। याद आ रहा है? और एंटीसिपेटरी ब्रीच को तुम क्या मान सकते हो, एक्चुअल। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच को अगर वो एक्चुअल मांगेगा और एक्चुअल में देखेगा तो 53 रुपए रेट कब चल रहा है, उस दिन 9 तारीख को। यहां पे सेक्शन 73 भी लगेगा, क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच को तुम एक्चुअल मांग सकते हो, और अगर एक्चुअल ब्रीच होती है तो अपने को डैमेज होता है, तो 2 डैमेज है, नेचुरली अराउज और विच पार्टीज न्यू। यहां पे न्यू वाला तो कोई चीज है ही नहीं, स्पेशल डैमेज वाला कोई चीज है ही नहीं, तो पहले आपको बताना है एंटीसिपेटरी ब्रीच है। रामास्वामी इसको एंटीसिपेटरी को क्या मान सकता है, एक्चुअल। और एज पर सेक्शन 73 where there is when the contract has been broken, the party who suffered from such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for loss or damage, हाँ कि ना, which naturally arose from the usual course of things or which the parties knew at the time when they have made the contract. So considering the above provision and facts of the case, we advise Ramaswamy can claim the natural loss arise from the usual course of things. Ramaswamy can claim 53 minus कितना, 40,
13 रुपए पर केजी ऑफ उड़िद दाल से वो डैमेज मांग सकता है, किससे? शाह से। कौन सा सेक्शन लिखा तुमने? 39 लिखा। बाकी इंग्रेडिएंट सेम, कोई बात नहीं। सेक्शन अगर 39 भी लिखा तो एक सेक्शन का मार्क्स कट करके बाकी के, क्योंकि तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे रहेंगे, वो मार्क्स देगा। कितने का था? 4 का। लिखना क्या था? एंटीसिपेटरी ब्रीच का रेफरेंस दे देते, सेक्शन 73 लिख के कैलकुलेट करके बता देते। ये है, किसी का बाप मार्क्स नहीं काट सकता। समझ रहे हो क्या? इतना ही लिखना था। अब इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसको खुद से लिख के लाओ बिना देखे। मेरे ख्याल से तुमने गलत ही लिखा है सबने। क्या लिखा है तुम लोगों ने? लिखा ही नहीं इसको। हे भगवान, क्या था इसमें नहीं लिखने जैसा? अभी समझ में आया कि एंटीसिपेटरी ब्रीच है? अरे हाँ कि ना? तो एक काम करो, इसको होमवर्क लो और इसको अच्छे से आप लोग लिख के लाना फिर। ठीक है? ठीक है एवरीबॉडी? चलिए, तो जो भी अमाउंट ऑफ डैमेज होगा उसको करके आओ। ठीक है, चलिए।